दोस्तों नमस्कार। जब दिल्ली में कॉकरोच का प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो कोई भीड़ नहीं थी, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। थोड़े से लोग आ रहे थे, फिर वांगचुक साहब को यहाँ पे ले आए, भूख हड़ताल पे बिठा दिया, तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। खाना बरसाना शुरू हो गया, तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लोग खाना खा के चले गए। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे 20 तारीख के आसपास यहाँ पे जमावड़ा लगना शुरू हो गया, अपोजिशन पार्टी के लोग आने शुरू हो गए और कुछ यहाँ पे जो बिके हुए लोग हैं, जो अपनी एनजीओ चलाते हैं वो आने शुरू हो गए, योगेंद्र यादव जैसे लोग आने शुरू हो गए। उसके बाद देखा कि यहाँ पे भीड़ लग गई, वायलेंस होनी शुरू हो गई। उससे पहले इन्होंने सोनम वांगचुक को शिफ्ट कर दिया था हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि उनको अंदेशा था कि उसके ऊपर अटैक हो सकता है। बाद में सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल छोड़ दी। जब उसकी भूख हड़ताल खत्म हो गई तो अपोजिशन पार्टीज को थोड़ा झटका लगा। फिर पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि जो भी इन्वॉल्व होगा चोरी के अंदर या नीट के एग्जाम के अंदर, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो भी एग्जाम्स के अंदर हेराफेरी करेगा, यानी कि मैनिपुलेशन करेगा या पेपर लीक करेगा, उसके खिलाफ 10 साल की सजा होगी। ये बिल आएगा पार्लियामेंट के अंदर और 1 साल 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ उसको देने पड़ेंगे। और साथ में यहाँ पे उसके बाद भी यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी का एग्रीमेंट हुआ सीजेपी के साथ और उनका उन्होंने रेजिग्नेशन मान लिया धर्मेंद्र प्रधान का एज मिनिस्टर एजुकेशन, और साथ में जो प्रोटेस्टर्स थे उनको भी लगा कि कैसे कर रहे थे। ये भी कहा गया कि जो प्रोटेस्टर्स उनके खिलाफ केस वापस ले ली जाएगी, गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। साथ में जो बाकी डिमांड्स थी उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया गया, यानी कि उसको बंद कर दिया गया। तो जितनी भी अपोजिशन की पार्टी थी वो बड़े शॉक में आ गई कि किस तरीके से मोदी ने उनकी सारी डिमांड्स मान ली और किस तरीके से प्रोटेस्ट खत्म हो गया। इसकी वजह से ये अब क्या होगा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या वो मुद्दे उठा पाएंगे जिसको उठाने की बात की जा रही थी, और साथ में गवर्नमेंट को किस तरीके से रोकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे बिल लाना चाहती है स्पेशली एफसीआरए का और बाकी चीजों का, तो उसको रोक पाएंगे। लेकिन मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया उसके साथ अपोजिशन की फूंक निकल गई है और साथ में डीप स्टेट का प्लान टोटली फेल हो गया। और इसके साथ साथ थोड़ी सी और भी आपको बता दूं, 1991 में कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था लोग यूपी असेंबली के अंदर, जो भी चीटिंग करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत अच्छा बिल था, उसके पास भी हो गया। लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह यादव जब 1993 में सीएम बने, उन्होंने बिल को वापस दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि जो चीटिंग करेगा वो लीगल है। आज उन्हीं का लड़का अखिलेश यादव और डिंपल यादव सबसे आगे हैं नीट के पेपर को लेकर के। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया था जो भी पेपर लीक के अंदर इन्वॉल्व होगा। लेकिन अब कॉकरोच पार्टी के खत्म होने के बाद एक और डेवलपमेंट हुई है। एक बड़ा कॉकरोच बीच में आ गया जिसका नाम है कपिल सिब्बल। उन्होंने दीपिका को अपने घर बुलाया। क्या इनकी प्लानिंग चल रही है, क्या होगा, उसके ऊपर बात की जाएगी, बाद में बात करेंगे। लेकिन साथ में बात यह है कि अब ये प्लान फेल हो गया है। और उदय शंकर पानी जी, आप बताइए, जो डीप स्टेट का एजेंडा था वो भी फेल हो गया, जो राहुल गांधी 20 दिन फॉरेन के अंदर लगाए थे वो भी फेल हो गया, केजरीवाल का एजेंडा भी फेल हो गया, कॉकरोच को प्रोटेस्ट खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या किया जाएगा? क्या आप उसके बारे में कहेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए सर, गवर्नमेंट को भी झटका लगा था कि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये लोग इतने पावरफुल हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। माने इनका जो ये स्ट्राइक और ये डेमोन्स्ट्रेशन हर जगह होने शुरू हो जाएंगे, जो एक दे वर आल्सो टेकन बाय सरप्राइज। लेकिन अभी टाइम है टू इन्वेस्टिगेट ये हुआ कैसे, क्योंकि देखिए इसका कुछ नीत से कुछ लेना देना नहीं है। ये कॉकरोच पार्टी का कुछ इसका लेना देना नहीं है नीत का। वो खाली फॉरेन हैंडलर्स हैं, कुछ उनके फॉरेन उनके गाइड हैं, फॉरेन फंडर्स हैं जो पैसा वैसा करोड़ों में डाल रहे हैं ये करने के लिए कि यहाँ भी वही हो जो बांग्लादेश में हुआ और जो नेपाल में हुआ। ये उनका टारगेट है। अभी भी वो लोग रुके नहीं है, लंदन में अभी भी डेमोन्स्ट्रेशन चालू है उनका, और बिल्कुल पूरे एकदम नजर आ रहा है कि भैया ये गेम क्या है, अभी धीरे धीरे नजर आ रहा है। वैसे सर ये कॉकरोच जब से ही नाले से निकले हो तो मतलब उनकी मौत, अपनी खुद की मौत बुला रहे हैं। तो वो लोग निकल तो आए अभी अभी हमें तो पता है कि भैया ये कौन सी फोर्सेस हैं जो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, जो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस टॉलरेट नहीं कर सकती। और उनको पता है कि आज एनडीए गवर्नमेंट के पास इतने वोट्स हैं इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, वो जो चाहे वो कर ले, तो उनको कुछ भी करके पार्लियामेंट नहीं चलने देना। ये आप देख लीजिए, चाहे जितना भी आप मान ले, बीजेपी गवर्नमेंट चाहे जितना भी मान ले,
ये लोग चलने नहीं देंगे। इनको पता है कि अगर पार्लियामेंट हुआ तो इनकी किस्मत फूट गई और इनके जितने भी हैं पर मुझे एक बात बताओ, पार्लियामेंट होता किस लिए है? पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है, बिल्स के ऊपर डिस्कशन होती है, बिल को आप यस करो या अपोज करो, यही बात होती है। अब यहाँ पे अगर ये बिल लेके आते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे एससीआरए को बंद किया जाए, तो प्रॉब्लम क्या है राहुल गांधी को? सर प्रॉब्लम उसको ये है कि अभी इलेक्शन से और वोटिंग से उनका पर्पस सॉल्व नहीं होता। अभी बीजेपी बहुत पावरफुल हो चुकी है, तो उनको जो डेमोक्रेटिक तरीके हैं, जो वोटिंग के तरीके, वो नहीं चाहिए, नहीं करने नहीं। जो योगेंद्र यादव ने ये जो सही बोला कि भैया अभी डेमोक्रेसी का टाइम गया, अभी वोटिंग का टाइम गया, अभी वो कहता है जी मोबोक्रेसी, अभी जहां पर पब्लिक जो बोलेगी वही करना पड़ेगा जाके। तो वो चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर एनार्की हो, यहाँ गुंडागर्दी हो, यहाँ दादागिरी चले, और जो सही तरीका है डेमोक्रेसी का वो डिबॉलिश करें। क्योंकि डेमोक्रेटिकली सर मोदी जी को दबाना, मोदी जी को पछाड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उदय, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। देखिए, डेमोक्रेसी में जीत हार होती रहती है। आपने देखा जब स्टेट्स के इलेक्शन है, वहां पे भी तो कई बार मोदी हारे। लेकिन आप बात करोगे, किसी पॉलिसी की बात करोगे, प्रोग्राम की बात करोगे, नेशनलिज्म की बात करोगे, तभी तो इलेक्शन के अंदर जीत होगी। आप अगर गुंडागर्दी की बात करोगे या देश को क्रिटिसाइज करते रहोगे, तो आपको वोट कौन देगा? आप मोदी को हरा सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर नेशनलिज्म होना चाहिए। अगर आप डीप स्टेट के साथ जाके, यूएस के अंदर जाकर के, उनके डीप स्टेट से मिलकर के 22 दिन बाहर रहते हो, वहां पे प्लानिंग करते हो देश को बर्बाद करने की, तो आपको वोट कहां से मिलेगी? वोट मिलेगी आपके काम से, वोट मिलेगी आपके प्रोग्राम से। आप बात करते हो अडानी की, आप जो कहते हैं कि आपका जो फोन का, जो आपके अडानी का फोन है, उस पे आप अगर कोई रील बनाते हो तो कहता है उसके पैसे अडानी को चले जाते हैं। जब राहुल गांधी को यही नहीं पता कि किसका फोन है, किससे पैसे जाते हैं। फिर जिस आदमी ने ये कहा कि आप खेत में आलू उगाओगे तो यहाँ पे सोना उगेगा, फिर जो आदमी एक पानी में कूद जाता है, मछली आप पानी में कूदोगे तो मछली आ जाएगी। अरे यार, उल्टी सीधी बातें करने से तो आपको वोट नहीं मिलेगी ना। आप ढंग की बात कीजिए। सिर्फ आप देश को गालियां दोगे, मोदी को गालियां दोगे, तब तो नहीं चलेगा ना। मोदी चोर है तो बात नहीं चलेगी ना। चोरी तो आप लोगों ने की है, सबसे ज्यादा चोरी देश में किसने की है? कांग्रेस ने की है ना। आप अगर पॉलिसी की बात करोगे, प्रोग्राम की बात करोगे कि मोदी की पॉलिसी को अपोज करते हैं, हमारे पास ये पॉलिसी है, पॉलिसी आपके पास है ही नहीं, फिर आपको वोट कैसे मिलेगी? आप फॉरेन में बैठ जाते हो। जब यहाँ के नीट के एग्जाम की कोशिश चल रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी, तो आप फॉरेन भाग गए, वहां प्लानिंग करने चले गए देश को कैसे डुबोना है। आप देश के खिलाफ काम करोगे तो वोट आपको कैसे मिलेगी? तभी तो राहुल गांधी को वोट नहीं मिलती। इतने इलेक्शन को लूज करने के बाद राहुल गांधी को आज तक समझ नहीं आया कि मैं इलेक्शन कैसे जीत सकता हूँ। लेकिन उसको लगा मैं तो राजकुमार हूँ, मेरा दादा परदादा जो बाप सारे के सारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, तो मेरा तो हक बनता है प्राइम मिनिस्टर बनने का। भाई, यहाँ पे हक से कुछ नहीं मिलता। हक अगर चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा। आप मोदी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करो तो आप अपनी पॉलिसी प्रेजेंट करो कि आपके पास क्या पॉलिसी है। वो आपके पास है नहीं। आप आलू से सोना उगा देते हो, तो इससे क्या लोग बेवकूफ हैं यहाँ पे? सूद साहब, आप वही कह रहे हो जो मैंने कहा। हमारे बोलने में कुछ फर्क नहीं है। आप मतलब इनको सही तरीका चाहिए ही नहीं है, ये टेढ़े तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि आज इनके पास सपोर्ट भी नहीं है पब्लिक का। तो इनके पास सपोर्ट है कुछ कॉकरोचों का जो नालों से निकल रहे हैं। हाँ, गुंडों का निकल रहे हैं। ये उनका सपोर्ट है। फॉरेन में बैठा सोरोस का सपोर्ट है इनके पास, डीप स्टेट का उनके पास सपोर्ट है, उनके पास चाइना का सपोर्ट है, उनके पास पाकिस्तानियों का सपोर्ट है, लेकिन हिंदुस्तानियों का नहीं है। वो ये भी जानते हैं, वो जानते हैं कि हिंदुस्तान में हम रह के इलेक्शन करके हमें नहीं, क्योंकि पब्लिक नोज अस एज फ्रॉड्स, पब्लिक नोज अस एज एंटी नेशनल। वो एरोगेंस है उस आदमी का जिसका नाम है राहुल गांधी। मतलब आप मैंने अजीब को गरीब, जैसे आप बोलते हैं आलू के करके वो सोना। सर, ये कोई तभी आदमी बोलेगा जब होश में ना हो। ये सब चरस की ये जब ड्रग्स का कमाल है, वही जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी हो रहा है। बहुत लोग काफी ड्रग्स लेते हैं और उन्होंने जैसे ही ये मौका मिला तो अपना जहर उगलना शुरू कर दिया। कैन यू इमेजिन? 3 बारी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली सेलेक्ट हुआ है, उसको जाहिल बोल रहे हैं। और अगर यही चीज चाइना में होती, यही चीज अगर पाकिस्तान में होती, तो उस आदमी को अभी काल कोठरी में बंद कर दिया होता।
लेकिन मोदी जी टॉलरेंट है, मोदी जी को पूरा विश्वास है उनके सही स्टेप्स का, और जो कर रहे हैं उनकी सच्चाई का। उनको पता है कि सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतेगा। वो चक्कर में बैठे हैं और ये लगे हैं कि भैया हमारी गुंडागर्दी और हमारा झूठ ही चलेगा, हमारे जो आका लोग बैठे हैं फॉरेन में वही चलने वाले हैं, उनका दिमाग में यही है। बोलिए। चलो उदय, ठीक बात है कि मोदी जी ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे मतलब यहाँ पे जो एजिटेशन थी वो खत्म हो गई, फास्ट तोड़ दिया। और जो आपके सीजे जो कॉकरोच पार्टी थी उनकी जो डिमांड थी, उनको लगा था धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन माने की नहीं, वो पीएम मोदी ने उसका रेजिग्नेशन ले लिया। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान ऐसे मिनिस्टर हैं जो अपनी मिनिस्ट्री को बड़े अच्छे से चला रहे थे। यहाँ पे जो हमारी गलत हिस्ट्री लिखी गई है एनसीईआरटी की किताबों के अंदर, उसको ठीक कर रहे थे। मुगलों को यहाँ पे बनाया गया था कि मुगल ने बहुत अच्छे काम किए, वो बता रहे थे मुगलों की सच्चाई क्या है। और साथ में आपके जो हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे या देश के लिए जिन्होंने काम किया, शिवाजी, महाराणा प्रताप, उनको प्रमोट कर रहे थे क्योंकि उनकी हिस्ट्री गलत बताई गई थी। तो कांग्रेस पार्टी को और बाकी कम्युनिस्टों को इसी चीज से चिंता थी कि हमारी हिस्ट्री क्यों चेंज की जा रही है, हिस्ट्री के अंदर ठीक चीज बताना ड्यूटी बनती है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की। देखिए, जब कांग्रेस का रूल था तो तब शुरू से आखिरी तक बहुत सालों तक तो यहाँ पे एक मुस्लिम को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया और वो सारी की सारी हिस्ट्री को चेंज करते रहे। रोड्स के नाम पे मुसलमानों के नाम पे लग दिए, जिन्होंने देश को लूटा था। लेकिन पीएम मोदी ने एक और बड़े अच्छे काम किए हैं। जब नीट के एग्जाम के अंदर यहाँ पे डिस्क्लोजर हुए तो पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म किए जाएंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसके अंदर 47 जो ऑफिशियल थे उनकी सर्विसेज को खत्म कर दिया गया और उनके खिलाफ लीगल और क्रिमिनल एक्शन स्टार्ट कर दिया गया कि इनके जेल भेजा जाएगा। साथ में एक और बात बता दूं, यहाँ पे पीछे 50 एग्जाम हुए थे इसी साइकिल के अंदर, जिसमें से 49 एग्जाम ठीक हुए थे। सिर्फ ये नीट के एग्जाम के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसको भी इन्होंने कह दिया कि आगे से ठीक होगा। साथ में जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे एफआईआर फाइल की थी वो भी विड्रॉ कर ली। लोगों को लगा कि आपने जिन्होंने पत्थर मारे आपने छोड़ दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, अब वो एफआरएस सिस्टम यानी कि जो कैमरे लगे हैं, जो एंट्री और एग्जिट पे कैमरे लगे थे उसके अंदर एफआरएस सिस्टम लगा हुआ था। जो भी आदमी जाएगा उसके फेस की रिकॉग्निशन होती है और जो भी निकलता है उसके फेस की भी रिकॉग्निशन है। तो इस टाइप पे फुल कैमरों के थ्रू वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे जो एंटर किए थे, स्पेशली जो बैड कैरेक्टर्स थे। और 2500 लोगों का इनको डिटेल्स मिली है जो, और यहाँ पे 4 एफआरएस कैमरे लगाए गए थे। तो यहाँ पे जो लोग एंटर किए और निकले, जो देखा गया कि कौन है, तो देखा गया कि 2500 लोग ऐसे हैं जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जिनके खिलाफ एफआईआर फाइल की गई है और कुछ लोग यहाँ पे मिसिंग थे। तो उनको ढूंढा जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। साथ में ये जो कैमरा लगते हैं, ये लगते हैं रिपब्लिक डे परेड, इंडिपेंडेंस डे, होली, दिवाली, ईद, रामलीला एक्सेट्रा। तो इसको अब यूज करके गवर्नमेंट सारी ड्रिल निकाल रही है। साथ में जितनी भी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां जिनको तोड़ा गया था, वहां पे हमारी जो टीम्स गई है स्पेशली, वो वहां पे फिंगरप्रिंट उठा रही है कि कौन से लोग हैं जिनके यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स है। अगर कोई भी लोग ऐसा हो जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एफआईआर तो विड्रॉ कर ली, लेकिन अब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। फिर कुछ स्टोन्स ऐसी जगह पर इकट्ठे किए गए हैं जहां पे पुलिस वालों पे अटैक किया गया था, उनके फिंगरप्रिंट लेकर के उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किन किन के फिंगरप्रिंट है और उनके खिलाफ केस दोबारा से रजिस्टर किया जाएगा। साथ में एक मोहम्मद जुनैद जिसकी आप बात कर रहे थे, जो जंतर मंतर पे खाना बांट रहा था, ये मुसलमान के को सर्च किया गया कि मुसलमान कौन है, तो देखा ये यूपी का रहने वाला है और यहाँ पे आके खाना बांट रहा था और साथ में लोगों को पानी पिला रहा था। तो पुलिस उसके घर पहुंच गई, भाई तुमने इतने लाख का खाना बांटा है या शायद 50-60 लाख का खाना बांटा, तुम्हारे में पैसा कैसे आया? देखा तो आदमी छोटे से घर में रहता है, छोटा सा इसका काम है। तो उससे पूछताछ की, उसके फादर उसके लड़के को उठा के ले गए पुलिस वाले और साथ में उससे पूरी इंक्वायरी की जा रही है कि तुम्हारा पैसा क्यों। पुलिस इस टाइम पे देख रही है कि यहाँ पे कहां से फॉरेन फंडिंग है। बहुत से और तरीकों से फॉरेन फंडिंग के सोर्सों को ढूंढा जा रहा है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे थे खाने के, एक जगह में 20-20 हजार लोगों के खाने के ऑर्डर आए थे, तो वो कहां से पैसे आ रहे हैं, किसने उसको ऑर्डर दिया, उसको भी ढूंढा जा रहा है और इनके खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। तो इस टाइम पे जो ये मोहम्मद जुनैद है, इसकी पासबुक और पैन कार्ड वो भी पकड़ लिए हैं, इसके फादर और बच्चे के उसके भी पैन कार्ड ले लिए, साथ में इसके रिश्तेदारों के मेरठ और बाकी जगह आपके जो दिल्ली के आसपास से गाजियाबाद, वहां से इनके सब डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है और जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे जिनका गलत तरीके से काम था, उनके खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पे साथ में पीएम मोदी ने एक और कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो एक जिसको टास्क फोर्स कहते हैं, और इसके अंदर कुछ हाई लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। एक
नंदन निलेकानी उसको लगा, उसको हेड बनाया, साथ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट लोग किया। और जो ये निकलानी है, ये फॉर्मर इसरो का फॉर्मर चेयरमैन था इसरो का, और साथ में है सोमनाथ जिसने आप हमारे चांद पे सैटेलाइट भेजे थे, और साथ में फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आईबी उस पर देखा, उनको इन्वॉल्व किया, साथ में डायरेक्टर ऑफ आईआईटी चेन्नई उसको भी यहाँ पे लाया, साथ में फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता कमाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल मीना, इनको कमेटी का हेड बनाया। और इससे कहा रिपोर्ट दीजिए किस तरीके से हम एग्जाम कंडक्ट करें और किस तरीके से यहाँ पे कोई चोरी ना हो, और ये जितने भी देश के अंदर एग्जाम होंगे, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे किसी का भी हो, उसके लिए एक इनकी एक्सपर्टीज भी है। और ये सारे की उसकी डिटेल देके पीएम मोदी को सबमिट करेंगे, फिर पीएम मोदी इसके ऊपर एक्शन लेंगे ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी एग्जाम के अंदर इस टाइप की हेराफेरी ना हो या पेपर लीक ना हो। तो ये पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ में पीएम मोदी और भी स्टेप ले रहे हैं। जो ये आपके नंदन निलेकानी है, इन्होंने जो आपका यूटीआई कार्ड है उसका भी उसी के ऊपर बहुत काम किया था, यूपीआई कार्ड उसके ऊपर काम किया था, साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कमेटी के डीपनिंग डिजिटल पेमेंट के सिस्टम के ऊपर भी उन्होंने काम किया है, और साथ में जीएसटी उस पर भी उन्होंने बहुत काम किया। तो इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी यहाँ पे कुछ इशू के ऊपर, उसके ऊपर भी इनको इन्वॉल्व किया था। तो पीएम मोदी इस टाइम पे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर नीट एग्जाम जैसी कोई गड़बड़ी ना हो, और ताकि फ्यूचर के अंदर कोई एक्सप्लॉइट भी ना कर सके। साथ में बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं कि जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा उसको 10 साल की कैद होगी। साथ में यहाँ पे 4 स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जहां पे जल्दी से जल्दी केस को सॉल्व करने की बात की जाएगी। और पीएम मोदी ने कहा जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है करप्शन के अंदर, जो नीट के एग्जाम के अंदर, उसके खिलाफ 100 दिन के अंदर पूरी की पूरी डिटेल आकर के उनको सजा सुना दी जाएगी। बिल्कुल, तो पीएम मोदी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी गड़बड़ हो, आगे से ऐसी गड़बड़ ना हो। और ये काम देख करके मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर कोई भी यहाँ पे एग्जाम के अंदर हेरा फेरी का चांस नहीं रहेगा। कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ सर, मोदी जी तो बड़े सही स्टेप ले रहे हैं, बड़े स्टेप ले रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है सर, ये कॉकरोच लोगों का, अभी ये लोग, आपने जैसे बोला ना कि वहां पर जंतर मंतर के अंदर कैमरे लगे हुए थे, इन्होंने पहला काम किया जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होने, कैमरे तोड़ने। अभी वीडियो से इन्होंने लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग निजामुद्दीन से आए थे, वो सारे कैमरे लेके वो मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनको शूट किया जा रहा। अभी कलकत्ते के अंदर एक नीट का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, नीट के डेमोन्स्ट्रेशन में 11 लोग पकड़े गए, 11 के 11 जिहादी थे, और उनका नीट से कोई लेना देना नहीं है, गुंडे, प्रोफेशनल गुंडे थे। तो ऐसे लोग घुस गए थे। यहाँ पर भी जब गवर्नमेंट को पता लगा कि ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट नहीं है, यहाँ गुंडे लोग पहुंच गए हैं, और हाँ, स्टूडेंट्स को थोड़ा आगे रख के पीछे से ये लोग काम कर रहे हैं, तो दे हैड टू टेक सम मेजर कॉम्प्रोमाइजेस टू स्टॉप दिस पीपल, जो उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन सर, अभी कैरेट दिखाना हो गया, अभी लट को जरा गर्म किया जाए, लट में जरा तेल लगाया जाए, क्योंकि बहुत लोग वहां बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान में भाग गए हैं यहाँ से, जो जिनको जरूरत है उस लट की। तो अभी क्लींसिंग होनी चाहिए, अभी सफाई भी होनी चाहिए। जिस तरह से टनों, अभी बताइए वहां पर जो खाना वाना आया, टनों और गार्बेज पड़ा हुआ है, दोबारा काम नहीं था कि वो क्लीन करके आप निकलो वहां पर? वो कुछ नहीं, वो तो बस हो गया और मेट्रो में बैठ के भाग गए वो लोग। अब वो गवर्नमेंट अभी इस टाइम सफाई कर रही है, सफाई नॉट ओनली जमीन पे, बट सफाई ऑल्सो नालों की, और ये कॉकरोचों की सफाई हो रही है। खुद एक और बात मैं देख रहा था, एक प्रोग्राम देख रहा था जिसके अंदर एक लड़का जिसने नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, कहता मैं स्टेज पे पहुंच गया, स्टेज पे जाके मैंने कहा भाई यहाँ पे नीट में क्या होना चाहिए, मैं उसकी बात करने लगा, तो कहता लोगों ने मेरा मुंह बंद करके मुझे नीचे उतार दिया। कहते यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के रणजीत सिंह की बात हो रही है, आप नीट की बात मत करो, नीट हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू है धर्मेंद्र प्रधान को गद्दी से उतारने का। तो मतलब बहुत से आप वीडियो देखे, कुछ लोगों ने मोदी को गालियां दी थी कि तुम्हारा 13वीं हो रहे वो रो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जा रहा है। मतलब अब नेशनलिस्ट स्टेप पे सामने आ गए, और जो यहाँ पे एंटी नेशनल काम कर रहे थे उनको टारगेट करने की बात की जा रही है। देखिए बात यह है कि यहाँ एक एग्जाम हुआ, चलिए कोई उसमें हेरा फेरी हो गई, उसके अंदर लीक हो गया, तो गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस एग्जाम को दोबारा करा दिया। कुछ लोगों ने
कुछ नुकसान हुआ कुछ लोगों का, नेचुरली बात है कि हर एक को दुख भी होता है जब आपका पेपर का नुकसान होता है, लेकिन गवर्नमेंट उसके स्टेप ले रही है ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो, और वो स्टेप ले रही है तो आपको तब भी दिक्कत है। दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं है, जो स्टूडेंट्स की दिक्कत है वो तो मानी जाती है, उसके ऊपर तो पीएम मोदी ने काम कर लिया, लेकिन जब यहाँ पे आकर के पत्थर मारना शुरू करते हो कि पुलिस की गाड़ियां तोड़ोगे। अब एक आदमी ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया, कहते जी जिन लोगों ने यहाँ पे वायलेंस किया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, स्पेशली वो लोग जिन्होंने पुलिस को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी है, तो कोर्ट में केस आएगा ताकि वो पैसा उनसे रिकवर किया जाए। ये भी इस पे बात चली, जस्ट यूपी के अंदर होता है, यूपी के अंदर जो भी तोड़फोड़ करता है उससे योगी वहां पे वहीं पे पैसा दबा लेते हैं या उसका घर तोड़ देते हैं। अब लगता है कि दिल्ली के अंदर वही काम होगा जो यूपी के अंदर होता था, और होना जरूरी भी है क्योंकि ये लोग वायलेंस से बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी में तो उसका मतलब कोई है ही नहीं। और योगेंद्र यादव जैसे आदमी, एक मुस्लिम आदमी जो अपना नाम ठीक से नहीं बताता, सलीम कह दे कि मैं सलीम हूँ, क्यों कहते हैं आपको योगेंद्र यादव, लेकिन यहाँ पे आके उल्टी सीधी बात करेगा, इलेक्शन जीत नहीं पाता, इलेक्शन जीतता तो हार जाता है। और सारे के सारे जितने लोग यहाँ पे नॉर्मल आए थे आपके जंतर मंतर पे, जितने भी यहाँ पे लेक्चर देके चले गए, या तो उनकी एनजीओ जहाँ पे लूटमार करते हैं या वो आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते हैं, यानी कि सारा का सारा प्लान इस टाइम पे एक्सपोज हो गया कि केजरीवाल इसके पीछे है। लेकिन देखते हैं क्या होता है फ्यूचर के अंदर, क्या किसको पॉलिटिकल माइलेज मिलती है। पॉलिटिकल माइलेज तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जो सीजेपी पार्टी है उसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने लूटमार किया है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अभी तो सारे केस विड्रॉ हो गए, लेकिन दोबारा से केस रजिस्टर किए जाए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तोड़फोड़ किया, जिन्होंने लूटमार किया, जिन्होंने गालियां दी है पीएम को, जिन्होंने गालियां दी है हमारे जवानों को। चलिए उम्मीद यही करते हैं कि देश में शांति हो, देश में प्रोग्रेस हो, और पार्लियामेंट जो अपना काम करना चाहता है करे। और जो राहुल गांधी बार बार यूएस के अंदर जाकर उसकी गोदी में बैठते हैं और देश को गालियां देते हैं, भाई सुधर जाओ, देश के लिए काम करो। आपके बाप दादा ने यहाँ पे रूल किया इस देश के अंदर, आप थोड़ा सा अच्छा काम करो। आपको पावर चाहिए तो आप सीधे रास्ते से आओ, बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश मत करो, देश को बदनाम मत करो, देश को गालियां मत दो। आप कोई पॉलिसी लेके आओ, प्रोग्राम लेके आओ, लेकिन आपको समझ कौन देगा भाई? समझ तो आपकी माता जी देंगी ना, माता जी तो लगता है कि इटली भाग जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।